All our dreams can come true if you have the courage to pursue them, is a very famous quote of Mr. Walt Disney. We at iExamB try our best to make your dream come true by making your preparation 50% faster. And today we are here with a very special series of 300 important questions for the SEBI General Examination 2024. Hello everyone, welcome to iExamB. My name is Pratik Taldar. By qualification, I'm a chartered accountant. So in this series, we are going to do 300 MCQ questions, which will definitely brighten your chance to ace this examination. So let's get the discussion started. First question is, which of the following is not an accounting equation? So first you must know कि accounting equation आखिर होता क्या है? So accounting equation is asset is equal to liability plus capital, right? और यही ड्यूअल एस्पेक्ट भी बोलता है कि हमारे डेबिट्स शुड बी इक्वल टू द टोटल ऑफ आवर क्रेडिट. तो असेट का बैलेंस यहाँ पे डेबिट होता है, लाइबिलिटी और कैपिटल का बैलेंस क्रेडिट होता है. सो वी नीड टू चेक दी ऑप्शंस कि कौन सा इसके अंदर से अकाउंटिंग इक्वेशन नहीं हो रहा है, राइट? सो द करेक्ट इक्वेशन इज असेट इज इक्वल टू लाइबिलिटी प्लस कैपिटल. ये तो मुझे यहाँ पे डी पॉइंट में डायरेक्टली दिख रही है, तो दिस इज द अकाउंटिंग इक्वेशन. सो दिस ऑप्शन इज इनकरेक्ट क्योंकि हमको तो गलत अकाउंटिंग इक्वेशन देखनी है, राइट? तो डी ऑप्शन तो गलत हो गया. ई ऑप्शन नन ऑफ द अबव है, तो उसको हम बाद में देखेंगे, पहले तीन को टेस्ट कर लेते हैं. ए ऑप्शन लाइबिलिटी इज इक्वल टू असेट माइनस कैपिटल. सो अगर मैं इस कैपिटल को यहाँ पे इक्वेट कर दूं तो ये हो जाएगा असेट इज इक्वल टू लाइबिलिटी प्लस कैपिटल, विच विल बी अगेन माई अकाउंटिंग इक्वेशन. तो ये भी अकाउंटिंग इक्वेशन ही है. बी ऑप्शन इज असेट इज इक्वल टू लाइबिलिटी माइनस कैपिटल. अब इसको तो कैसे भी इक्वेट कर दो, ये वाला तो अकाउंटिंग इक्वेशन बन ही नहीं सकता. सो दिस विल बी योर करेक्ट आंसर. नेक्स्ट आता है, विच ऑफ द फॉलोइंग अकाउंट हैज अ क्रेडिट बैलेंस? इन अकाउंट्स के अंदर से किसका क्रेडिट बैलेंस होना चाहिए? अभी ये क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए हमारा अकाउंट्स का बेसिक बहुत स्ट्रांग होना चाहिए. फर्स्ट ऑप्शन रिटर्न इनवर्ड. सो द नेम सेज इट ऑल कि रिटर्न आ रहा है आपका गुड्स इनवर्ड वो भी. सो बेसिकली हुआ ये होगा कि एक बिजनेस ने पहले सेल्स करी होगी अपने कस्टमर को. अब कस्टमर को वो प्रोडक्ट अच्छा नहीं लगा होगा, तो कस्टमर ने क्या किया होगा, वापस रिटर्न कर दिया होगा. सो दिस इज कॉल्ड रिटर्न इनवर्ड. तो यहाँ पे हमको पता है कि सेल्स का तो क्रेडिट बैलेंस होता है. अब ये तो सेल्स हुई भी रिटर्न आ रही है, सो दिस इज सेल्स रिटर्न, तो इसका डेबिट बैलेंस होगा. तो ये ऑप्शन तो आपका गलत हो गया, इसका क्रेडिट बैलेंस नहीं हो सकता. सेकेंड और थर्ड ऑप्शन आपके आ रहे हैं कैरेज इनवर्ड और कैरेज आउटवर्ड. अभी कैरेज का मतलब होता है एक तरह का ट्रांसपोर्टेशन एक्सपेंस. तो कैरेज इनवर्ड तब लगता है जब आपको गुड्स मिल रहे होते हैं. तो कैरेज इनवर्ड जनरली परचेज पे लगता है क्योंकि गुड्स आपके यहाँ पे आ रहा है, और कैरेज आउटवर्ड आपके सेल्स पे लगता है. जब आप बेच रहे हो किसी को, तो आप गुड्स बाहर भेज रहे हो अपनी फैक्ट्री से, तो ऑब्वियसली ट्रांसपोर्टेशन एक्सपेंस लग रहा है. ये दोनों ही एक्सपेंसेस हैं, और एक्सपेंसेस का बैलेंस हमेशा डेबिट होता है, क्रेडिट हो ही नहीं सकता है. इसीलिए ये दोनों भी आपके आंसर में नहीं हो सकते, इनका बैलेंस कभी भी क्रेडिट नहीं हो सकता. डी ऑप्शन रिटर्न आउटवर्ड. अब रिटर्न आउटवर्ड का मतलब यह है कि बिजनेस ने कुछ परचेज करी होगी, अब वो गुड्स उसको समझ में नहीं आया, तो हमने क्या किया, वापस रिटर्न कर दिए. तो ये परचेज रिटर्न है. अब जब हम परचेज करते हैं तो परचेज का बैलेंस तो डेबिट होता है, तो ऑब्वियसली जब उसका रिटर्न करेंगे तो उसका बैलेंस क्रेडिट हो जाएगा. सो हियर डी विल बी द करेक्ट चॉइस, रिटर्न आउटवर्ड, जिसको हम परचेज रिटर्न भी कहते हैं. नेक्स्ट इज, व्हाट इज द बेसिस ऑफ वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक इन केस ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग? अब ये क्वेश्चन बड़ा सिंपल है, पर काफी लोग इसके अंदर गलती करेंगे. ऑप्शंस पढ़ते ही वो टिक कर देंगे सी पे, लोअर ऑफ कॉस्ट और एनआरवी, जो कि गलत चॉइस है. लोअर ऑफ कॉस्ट और एनआरवी हमारा AS2 के हिसाब से होता है फाइनेंशियल अकाउंटिंग में. क्वेश्चन में पूछा गया है कॉस्ट अकाउंटिंग के हिसाब से बेसिस ऑफ वैल्यूएशन क्या होना चाहिए, तो वो तो कॉस्ट ही होना चाहिए, राइट? सो ए इज द करेक्ट आंसर. नाउ लेट्स डू अ प्रैक्टिकल क्वेश्चन. So we are having the following data extracted from the records of BCG Limited. We need to calculate the fixed cost. अब fixed cost जैसे ही वर्ड आता है तो आपके माइंड में क्या आना चाहिए कि fixed cost हमेशा फिक्स्ड रहेगी, कभी भी लेवल ऑफ एक्टिविटी के चेंज होने की वजह से आपकी फिक्स्ड कॉस्ट चेंज नहीं होगी. मशीन आर रेंज फ्रॉम मैक्सिमम ऑफ 8 लाख टू मिनिमम ऑफ 3 लाख. तो मशीन आर्स जो लग रहे हैं हमारे, वो 3 लाख से लेके 8 लाख तक लग रहे हैं. ये हो गया हमारा लेवल ऑफ एक्टिविटी कि हमारे बिजनेस पे किस लेवल पे एक्टिविटी हो रही है. 3 लाख मशीन आवर्स पे हो रही है और 8 लाख मशीन आवर्स तक जाती है. अब ऑब्वियस सी बात है, अगर आप 3 लाख मशीन आवर्स पे काम करोगे तो कम कॉस्ट आएगी, 8 लाख पे करोगे तो ज्यादा कॉस्ट आएगी. तो मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड्स आपके आ रहे हैं
3 लाख पे ऑपरेट कर रहे हो तो 32 lakhs, और अगर 8 lakhs पे ऑपरेट कर रहे हो तो 52 lakhs। अब फिक्स कॉस्ट वो कॉस्ट होती है जो लेवल ऑफ एक्टिविटी के चेंज होने की वजह से कभी भी चेंज नहीं होती है, हमेशा फिक्स रहती है। तो कहने का मतलब 32 लाख रुपीज से 52 लाख रुपए का जो खर्चा हो गया है, इंक्रीज हो गया है 20 लाख रुपीज का, ये आपका वेरिएबल कॉस्ट की वजह से हुआ होगा। अब 20 लाख रुपए का खर्चा ज्यादा लग गया, अरे भाई लगना ही था, क्योंकि 3 लाख से आप 8 लाख वर्किंग आवर्स पे चले गए, राइट। मतलब 5 लाख वर्किंग आवर्स आपने बढ़ा दिए यहाँ पे। तो इस केस में आपकी वेरिएबल कॉस्ट आ जाएगी 4 रुपी पर आवर। दिस इज योर वेरिएबल कॉस्ट। क्वेश्चन ने हमसे फिक्स कॉस्ट पूछी है, राइट। तो अभी हमको सेग्रीगेट करनी पड़ेगी फिक्स कॉस्ट को, तो अब हम फिक्स कॉस्ट निकाल सकते हैं। अभी आपका टोटल कॉस्ट एट 3 लाख मशीन आर आ रहा है 32 lakhs। इसके अंदर से अगर मैं मेरा वेरिएबल कॉस्ट हटा दूं तो बचा हुआ क्या हो गया, फिक्स कॉस्ट हो गया, राइट। तो मेरा वेरिएबल खर्चा कितना आ रहा है, 4 पर आवर, 4 पर आवर का मेरा वेरिएबल एक्सपेंस आ रहा है। तो आई एम ऑपरेटिंग एट 3 लाख मशीन आवर्स इंटू 4 पर आवर आई नीड टू पे, सो 12 lakh is my variable cost, so the remaining 20 lakhs will be my fixed cost। इस तरह के क्वेश्चन आपके लिए बड़े ही इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। ये वाला कॉन्सेप्ट आप लोगों को आना चाहिए, सेग्रीगेशन ऑफ फिक्स कॉस्ट एंड सेग्रीगेशन ऑफ वेरिएबल कॉस्ट। याद रखने वाली बात यहाँ पे ये है कि अगर आपकी लेवल ऑफ एक्टिविटी बढ़ गई है, सो योर कॉस्ट इज ऑल्सो इंक्रीजिंग, दैट इज टोटली ड्यू टू योर वेरिएबल कॉम्पोनेंट। सो द आंसर हियर इज सी, 20 lakhs। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। Recently, to address the growing froth in small cap funds, SEBI mandated a specific test to ensure these funds can manage sudden large redemption। अभी स्मॉल कैप फंड्स में सेबी को ऐसा लग रहा था कि वैल्यूएशन स्मॉल कैप कंपनीज का जस्टिफाइबल नहीं लग रहा है। तो अगर कोई एकदम से लार्ज रिडेम्पशन रिक्वेस्ट आ जाए, मतलब लोग अगर एकदम से अपना म्यूचुअल फंड स्मॉल कैप वाला बेचने लग जाए, तो होगा क्या, म्यूचुअल फंड कंपनीज पे लोड पड़ेगा एकदम से। तो सेबी ने बोला कि एक टेस्ट कंडक्ट करवाओ, उस टेस्ट के अंदर चेक करो कि कौन सा फंड इस शॉक को एब्जॉर्ब कर पाएगा। तो उस टेस्ट का नाम था स्ट्रेस टेस्ट। एकदम से अगर कोई लार्ज रिडेम्पशन आ गया तो म्यूचुअल फंड कंपनी को क्या होगा, स्ट्रेस होगा। तो सेबी वाज ऑफ द ओपिनियन कि एक बार चेक करके देखो कि स्ट्रेस टेस्ट कौन कौन पास कर सकता है, इसको कौन कौन एब्जॉर्ब कर सकता है। एक बहुत ही पॉपुलर न्यूज थी, ये आपको डेफिनेटली पता होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन आपके मैनेजमेंट सब्जेक्ट से, व्हाट डू यू कॉल अ स्टाइल ऑफ लीडरशिप that takes into accounts others views opinions and idea। तो जहां पे सब लोगों के व्यूज की, ओपिनियन की एंड आइडियाज की रिस्पेक्ट होती है, तो डेफिनेटली हम उसको क्या कहते हैं, एक डेमोक्रेटिक लीडरशिप स्टाइल कहते हैं। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब्स अ परफेक्ट कंपटीशन मार्केट स्ट्रक्चर। अब ये इकोनॉमिक सब्जेक्ट से आपका क्वेश्चन है। पहला ऑप्शन आ रहा है, अ सिंगल सेलर डोमिनेट्स द मार्केट विथ कंसिडरेबल कंट्रोल ओवर प्राइस। अभी जब अगर सिंगल सेलर का डोमिनेंस हो गया मार्केट पे और वो प्राइस को अफेक्ट कर पा रहा है, तो ये परफेक्ट कंपटीशन कभी हो ही नहीं सकता है, राइट। तो पहला ऑप्शन तो आपका गलत है। फिर उसके बाद बी आ गया, अ फ्यू सेलर्स डोमिनेट द मार्केट एंड मे कोल्यूट टू सेट प्राइसेस। अब अगर यहाँ पे सेलर्स आपस में डोमिनेट करेंगे, कार्टेल बना लेंगे और वो प्राइस को इन्फ्लुएंस कर पाएंगे, तो अगेन दिस इज नॉट अ फीचर ऑफ परफेक्ट कंपटीशन मार्केट। यहाँ पे तो कंपटीशन ही नहीं है। नेक्स्ट इज मेनी सेलर्स compete against each other with product that are homogeneous। अभी यहाँ पे बहुत सारे सेलर हैं, वो एक दूसरे के साथ compete भी कर रहे हैं और प्रोडक्ट भी जो है वो सिमिलर काइंड ऑफ है, होमोजीनियस है। से फॉर एग्जांपल 100 सेलर्स हैं, वो एक ही तरह का पेन बेच रहे हैं, राइट। सो प्रोडक्ट भी होमोजीनियस है और कंपटीशन भी यहाँ पे है। सो दिस इज अ परफेक्ट कंपटीशन वाला एग्जांपल फॉर मार्केट स्ट्रक्चर। सी इज योर राइट आंसर। और भी ऑप्शन देख लेते हैं। मेनी सेलर्स compete with differentiated products एंड सम कंट्रोल ओवर प्राइस। अब यहाँ पे मेनी सेलर्स तो हैं, पर जो प्रोडक्ट है वो होमोजीनियस ही नहीं है। अरे कंपटीशन तो तब बनेगा ना जब सारे सेलर्स एक ही प्रोडक्ट बेच रहे होंगे, सिमिलर काइंड ऑफ प्रोडक्ट बेच रहे होंगे रादर देन डिफरेंशिएटेड। तो ये वाला ऑप्शन भी आपका गलत हो जाता है। अ सिंगल सेलर एंड बायर डोमिनेट द मार्केट, तो ये वापस आपका ऑप्शन गलत हो जाता है, ये परफेक्ट कॉम्पिटिशन के अंदर नहीं फॉल करेगा। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ न्यू टाइप ऑफ कंपनी which was introduced by the Companies Act 2013। तो जब Companies Act 2013 आया था तो एक नया कॉन्सेप्ट आया था 1% कंपनी का, बाकी सारी कंपनीज आपकी ऑलरेडी एग्जिस्टेंस में थी। नेक्स्ट इज अ स्मॉल कंपनी। अगेन ये लॉ सब्जेक्ट से आपका क्वेश्चन आ रहा है। अ स्मॉल कंपनी इज अ कंपनी हुज पेड अप कैपिटल एंड टर्नओवर शैल बी। सो यहाँ पे ऑप्शंस में दे रखा है, पेड अप कैपिटल कितनी होनी चाहिए, 2 करोड़ होनी चाहिए, टर्नओवर 10 करोड़, या फिर 4 करोड़
एंड 40 करोड़ रिस्पेक्टिवली। तो इसका करेक्ट आंसर है नॉट एक्सीड्स ₹4 करोड़ एज पेड अप कैपिटल एंड टर्नओवर एज 40 करोड़। तो 4 करोड़ से ज्यादा पेड अप कैपिटल नहीं होने चाहिए और 40 करोड़ से ज्यादा आपका टर्नओवर नहीं होना चाहिए, तब जाके आप स्मॉल कंपनी की डेफिनेशन के अंदर यहाँ पे फॉल करोगे। नेक्स्ट एंड द लास्ट क्वेश्चन फॉर टुडे, इसका आंसर मैं नहीं आप लोग देंगे कमेंट सेक्शन में, सो प्लीज आंसर इन द कमेंट सेक्शन। What method is used to calculate the Sensex and Nifty indices in India? So ये पांचों में से कौन सा करेक्ट ऑप्शन होना चाहिए? क्या वो फ्री फ्लोट मार्केट कैपिटलाइजेशन मेथड है, सिर्फ मार्केट कैपिटलाइजेशन मेथड है, या फिर सिंपल एवरेज, वेटेड एवरेज? क्या इसका सही आंसर है? आप लोग रिप्लाई करेंगे कमेंट सेक्शन में। सो हम इसी तरह के क्वेश्चन सीरीज के अंदर करते रहेंगे एंड वी विल बी कंप्लीटिंग 300 MCQs जो कि काफी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं आपके एग्जामिनेशन के लिए। सो अभी काफी सारे लोग स्ट्रगल कर रहे होंगे न्यूमेरिकल्स से भी, हम इस सीरीज के अंदर बहुत सारे न्यूमेरिकल्स करने वाले हैं। सो आई होप कि ये 300 MCQs की सीरीज आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल रहेगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जॉइन iExamBee एंड प्रिपेयर 50% फास्टर।